हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। ये अब एक नई प्लेलिस्ट शुरू हो रही है जिसमें मैं आपको 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के ओल्ड एनसीईआरटी करवाने जा रहा हूँ। 6 क्लास से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 6 क्लास से आपकी अवधारणा, आपका आधार इतिहास के प्रति एकदम तैयार हो जाएगा। इसके बाद 6 से 12th क्लास तक की जब हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो आप फिर किसी भी प्रकार के इतिहास के ऊपर कितना भी ऊंची मंजिल बनाना चाहें, अगर आपका आधार मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग, इमारत बहुत ऊंची तक बन सकती है। इसीलिए हम लोग आज से 6 क्लास से ही 6 से 12th ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। न्यू नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। न्यू की भी एक प्लेलिस्ट मैं बाद में बनाऊंगा, अभी ओल्ड बना रहा हूँ। क्योंकि ओल्ड इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ओल्ड में ना बहुत सारे अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित होती है। इतिहास को समझने में, इतिहास को जानने में बहुत सारी जानकारी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से ही मिलती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी इतिहास को सीखने का, समझने का, इतिहास को जानने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। और आज उसका ये पहला चैप्टर है। मैं शुरू करूँगा, चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करूँगा। 6 क्लास कंप्लीट होगा, फिर 7th क्लास आएगा, फिर 8th क्लास आएगा, 9, 10, 11, 12, इसी तरह से पूरी कंप्लीट ओल्ड एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना दूँगा। फिर मैं न्यू एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट बना दूँगा। न्यू एनसीईआरटी में फैक्ट्स जितने भी हैं उन डेटाओं को अपडेट किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में डेटा को अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको अपनी समझ बढ़ानी है, इतिहास के प्रति अपनी समझ को अच्छा करना है, विकसित करना है, अपना इतिहास के आधार को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आप ओल्ड एनसीईआरटी का ही अध्ययन करें। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं, निश्चित रूप से आपका इतिहास की समझ अच्छी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आदि मानव से शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि खानाबदोश मनुष्य है ना। तो खानाबदोश मनुष्य कहने का मतलब ये कि खानाबदोश मनुष्य होते कौन हैं। तो वैसे मनुष्य जिनका ना अपना कोई घर हो, ना कोई ठिकाना हो, ना वो कृषि करना जानते हो, ना वो खेती करना जानते हो, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हों, है ना, उन्हें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, तो वह सब खानाबदोशी मनुष्य में आते हैं, है ना। तो यही बता रहा है कि खानाबदोश मनुष्य कैसे होते थे। तो उन लोगों को जो शिकार करते थे और जिनका जीवन पौधों फलों पर निर्भर था, स्थायी जीवन में परिवर्तित होने में लाखों साल लग गए। अब जैसे समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों कि वैसे लोग, जब शुरुआती लोग थे जो एकदम आदि मानव थे, वो लोग क्या करते थे, उन लोगों के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, तो वो लोग शिकार किया करते थे। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। और वो लोग अपना जो जीवन है पौधों और फलों पर ही निर्भर करते थे। यानी जो भी उन्हें जंगलों से, पेड़ पौधों से जो भी उन्हें प्राप्त होता था, वह उन्हीं को, खाद्य को, उन्हीं सामानों को, उन्हीं चीज़ों को जमा करके वो खाते थे और उन पर ही उनका जीवन निर्भर था। ठीक है, और स्थायी जीवन से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। और इसी प्रकार वह एक अवधि से लेकर के, यानी इस समय वह असभ्य थे और असभ्य थे बर्बर थे, असभ्य बर्बर से हो करके उन्हें सभ्य बनने में लाखों साल लग गए। कितने साल लग गए दोस्तों, लाखों साल लग गए। यानी कि इसको एक तरह से ये कर सकते हैं कि जो लोग शिकार करते हों, ठीक है, जो लोग जिनका जीवन पौधों पर, फलों पर निर्भर था, तो ये लोग कृषि करना नहीं जानते थे, खेती करना नहीं जानते थे। इनकी मजबूरी थी कि ये लोग खेती कृषि तो जानते नहीं थे, शुरुआती मानव थे, इन्हें किसी चीज़ का ज्ञान था नहीं। तो जंगलों से जो भी इन्हें प्राप्त होता था वह उन्हीं पर ही आश्रित रहते थे। ठीक है, और जंगली जानवरों का शिकार करके खाया करते थे, इन्हें कृषि नहीं आती थी। तो जब ये असभ्य थे और बर्बर थे, तब इन्हें खाद्य संग्राहक कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, खाद्य संग्राहक, है ना। ये खाद्य संग्राहक थे, मतलब जंगलों से जो भी चीज़ प्राप्त होता था उसे ही खाते थे, शिकार करके जीवन जीते थे। और इसी तरह इनके जीवन में परिवर्तन आता चला गया, और परिवर्तन आने के बाद अब ये खाद्य संग्राहक न रह गए, अब ये हो गए खाद्य उत्पादक। यानी कि जो जंगलों से सामान मिलते थे इन्हें, फल पौधे, है ना, पौधों से, फल से, जिन पर निर्भर थे, शिकार करके जब जीवन जीते थे, अब ये उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गए। अब ये किस चीज़ों पर निर्भर हो गए, अब ये खुद से खेती और कृषि करने लग गए। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक तक की अवस्था पहुँचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लग गए, है ना। तो
कितने साल लग गए दोस्तों? 3 लाख साल लग गए। परंतु एक बार यह सीखने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेज़ी से उन्नति की। इसीलिए दोस्तों इस काल में एक काल आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल एक ऐसा काल था दोस्तों जिस समय इन लोगों ने यानी आदि मानव ने नवपाषाण काल में आदि मानव ने कृषि करना सीख लिया था दोस्तों। क्या सीख लिया था? कृषि करना सीख लिया था और साथ ही पशुपालन भी सीख लिया था। तो कृषि और पशुपालन सीख लेने के कारण इनमें अचानक से बहुत तेज़ी से इन लोगों ने उन्नति की। ठीक है, इन लोगों ने बहुत तेज़ी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है उतना ही अधिक से वह तेज़ी से क्या करता है? उन्नति करता है। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, यानी शुरू में लोग क्या थे? खानाबदोश थे, घुमंतु थे। वह क्या करते थे? उनका जीवन पौधों और फलों पर ही निर्भर था, शिकार करके जीवन जिया करते थे। उनका जीवन स्थायी नहीं था, है ना, उनका जीवन स्थायी नहीं था। इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। जंगलों से जो प्राप्त होता था, पौधों से प्राप्त हो या फलों से प्राप्त हो, वो उसी पे या शिकार करके उसी पे आश्रित रहते थे, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग खानाबदोश कहते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? खानाबदोश कहते हैं। तो आरंभ में लोग क्या थे? खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रम की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ठीक है, आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियाँ और कुछ बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने के बजाय ये लोग समूह बना के रहते थे। इन लोगों को एक डर लगा रहता था, चूँकि ये आरंभिक मानव थे, इन्हें किसी चीज़ का ज्ञान था नहीं, तो इन्हें लगता होगा कि बादल क्यों गरज रहा है और बिजली क्यों बादल तो नहीं गरजता, बादल से पानी क्यों बरस रहे हैं, बिजली क्यों गरज रही है, सूरज क्यों उग रहा है, गर्मी क्यों पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों से इन्हें डर भी लगा करता था। ठीक है, तो उन चीज़ों का इसलिए ये लोग समूह बना कर रहते थे, इन्हें हिम्मत मिलती होगी। तो उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत बड़ा ही कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल जंगली पौधे खाते थे। जो जानवर मिल जाते थे उनका ये लोग क्या करते थे? शिकार कर लिया करते थे। ठीक है, और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जो जानवर उन्हें मिल जाते थे उनका ये लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। वे शाक भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब शुरुआती मानव थे, ये लोग किसी प्रकार का ज्ञान इनको नहीं था। धीरे धीरे ज्ञान होते होते इनमें ज्ञान हुआ, और जब इन्हें ज्ञान हुआ तो इन्होंने बहुत तेज़ी से क्या की? उन्नति की। ठीक है, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुएं खाकर ख़त्म कर देते थे, यानी एक स्थान पर मिलने वाला, जहाँ चूँकि ये झुंड बनाकर एक ही जगह रहते थे, अब एक जगह रहेंगे तो एक जंगल में रहेंगे, एक जंगल में झुंड बनाकर रह रहे हैं, तो यहाँ पर ढेर सारे पेड़ हैं, घास है, जंगली जानवर हैं, तो इन सबको मार के खाने में या बहुत सारे फलों को फूलों को खा लेने में अब ये एक पर्टिकुलर एरिया क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जब नहीं बचा तो फिर ये अब दूसरे जंगल और आगे चले जाते थे, फिर से अपने के भोजन की तलाश में, पशुओं के शिकार के तलाश में। और ये जब भी कहीं जाया करते थे ये झुंड बना करके ही जाया करते थे। ठीक है, तो ये लोग जो भी एक जगह से जो भी करते थे, जब वे एक जगह से खा लिया करते थे तो वो क्या करते थे? दूसरी वस्तुओं को खाकर ख़त्म कर देते थे। तो उन्हें भोजन की तलाश पर कहाँ जाना पड़ता था? किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ता था। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते थे तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो इसी तरह वो लगातार एक जगह पे रह करके शिकार करके वहाँ के तमाम पशुओं को ख़त्म कर दिया करते थे। फल फ्रूट खा करते थे, पौधों से जो भी चीज़ प्राप्त होता था उन चीज़ों पर इनका जीवन आश्रित था। वो खा पी कर जब ख़त्म कर देते थे तो फिर इन्हीं चीज़ों की तलाश में वे आगे और अपनी पूरी ज़िंदगी घूमते रहते थे। इसी प्रकार इन्हें घुमंतु या खानाबदोश कहा गया। एक चीज़ और है दोस्तों, यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे। अगर प्राकृतिक रूप से कहीं पे शैल आश्रा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शैल आश्रय जिसे कहते हैं प्राकृतिक गुफा, है ना। तो अगर कहीं शैल आश्रय मिलते थे, ठीक है ना, या अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने शरण स्थान बना लेते थे। मतलब जो भी पेड़ पौधे बड़े बड़े मिलते थे उनके शाखा के बीच में ये लोग अपने रहने सहने के लिए ऊपर जा कर के बैठ जाया करते थे, सो जाया करते थे, ऐसी चीज़ें बना लिया करते थे। उन्हें हमेशा दोस्तों दो चीज़ों से बहुत डर लगता था। उन्हें दो चीज़ों से हमेशा डर लगता था, मौसम से और एक जंगली जानवरों से। मौसम से डर लगने का मतलब ये, चूँकि वह शुरुआती मानव थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि बादल क्यों गरजते हैं, मैं फिर से बादल बोल रहा हूँ, बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों गरजते हैं, सूरज क्यों निकलता है, सूरज क्यों डूबता है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है,
है ना। तो इन सब चीज़ों से वो हमेशा डरे रहते थे, हमेशा उन्हें डर लगता था। और दूसरा जंगली जानवरों से जिन्हें उन्हें जान का हमेशा खतरा बना रहता था, इसीलिए वह झुंड बना के रहते थे कि कोई भी जंगली जानवर यदि उन पर हमला करता है तो वे आसानी से उनका सामना कर सकेंगे। आदि मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ नहीं आता तो आदमी उससे क्या होता है, डर जाता है ना। उस समय बाघ, शेर, चीते, हाथी, गैंडे, खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। उन दिनों भारत में खूब जंगल भी तो होते थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर थे। आज भी मनुष्य इन जानवरों की तुलना में कमज़ोर है, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं में या पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहली पॉइंट तो यार समझ में आ गया कि इन्हें क्यों डर लगता था। इन्हें मौसम से डर लगता था और जंगली जानवरों से डर लगता था। मौसम से क्यों डर लगता था, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि बादल क्यों गरजते हैं, बिजली क्यों चमकती है, दिन रात क्यों होता है, और उन्हें किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता था। अगर उन्हें किसी चीज़ का कारण समझ आ जाता तो वे असभ्य से सभ्य हो जाते, है ना। उनके विचारों और उनके ज्ञान में विस्तार होता, उनके ज्ञान में इजाफा होता। ठीक है, और दूसरे क्या थे, जंगली जानवर। तो जंगली जानवर जो कि आज भी जंगली जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे बाघ, शेर, हाथी, गैंडे, ये सब खूंखार जानवर थे, इनसे भी इन्हें डर लगता था। अब इन सब चीज़ों से रक्षा करने के लिए क्या करते थे, तो इन सब चीज़ों से रक्षा करने के लिए, चूँकि ये उन जानवरों की तुलना में क्या होते थे, कमज़ोर होते थे, तो ये क्या करते थे, गुफा या पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करते थे। ठीक है, और ये लोग ना अपने आप को बचाने के लिए कहीं कहीं पे कुछ हथियार भी बना लिए थे। ठीक है, तो अपने अनगर हथियारों से उन्हें मार डालते थे और उनसे भी इन लोग रक्षा करते थे। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने आग की खोज कर ली, तब इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया आग। चूँकि जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं और इनके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताया जाता है कि आग। जब इन्होंने चकमक पत्थर से, एक पत्थर था दोस्तों, चकमक पत्थर, है ना, ये आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। मैं फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर मुझे याद आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। तो चकमक पत्थर द्वारा आग का जब पैदावार इन्हें जानकारी हुई तो इन्होंने क्या किया, आग के बारे में इन्हें जानकारी ज़रूर थी, लेकिन आग के उपयोग से ये अनभिज्ञ थे, यानी आग का उपयोग किस प्रकार करना है वे ये नहीं जानते थे। ठीक है, लेकिन ये जैसे आग का उपयोग अगर ये जानते तो भुना हुआ मांस खा सकते थे, है ना। धीरे धीरे इनके ज्ञान में इजाफा हुआ, इनकी ज्ञान बढ़ी, तो फिर ये मांस को जो है कि कच्चा मांस खाते थे पहले, तो फिर ये भून के खाने लगे। ठीक है, तो वही बात है। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था क्या, आग जो होता है जंगली जानवरों से, आग से ना जंगली जानवर लोग डरते हैं। तो रात के समय में जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते थे तो गुफा के मुंह पर आग जला दी जाती थी। इससे क्या होता था दोस्तों कि जब गुफा के मुंह पे आग जल जाती थी तो आग के डर से जंगली जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे, और ठंड में और तूफ़ानी रातों में आग ही उन्हें आराम और सुरक्षा प्रदान करती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आग की खोज कैसे अचानक हो गई थी, संयोग से हो गई थी। देखिए इसमें भी चकमक पत्थर का वर्णन दिया गया दोस्तों। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी, और जब वह चिंगारी सूखी पत्ती और टहनी पर गिरी तो अचानक से उसमें से आग निकल गई। उन लोगों के लिए आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया। इससे रहन सहन में बड़ा ही सुधार हुआ दोस्तों, क्योंकि अब ये लोग क्या करने लगे, कच्चा मांस की जगह पक्का मांस खाने लगे। इस प्रकार आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। तो आदि मानव के काल में, है ना, आग की खोज एक महान खोज है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं, आइए इन फ़ोटोज़ को देखते हैं हम लोग। ये उस समय के औजार के फ़ोटो हैं दोस्तों। जैसे ये है, ये किसी चीज़ को छीलने के काम आता होगा। तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये एक पत्थर से बना गया है, और ये पत्थर को, एक छोटे से पत्थर को लेकर के यहाँ देखिए साइड से ये ना इसके रगड़ा गया है, इसे छीला गया है ना, इस तरह से रगड़ छील करके इनका परत उतारा गया है और ये नोकदार बनाया गया है। और ये देखिए इसके उल्टे सिरे को देखिए यहाँ हाथ से किस प्रकार पकड़ा गया है। तो ये पकड़ के आप इसे किसी चीज़ से, या तो किसी चीज़ में इसे छेद करने के काम में लिया जाता होगा, या कोई खाल उतारने के काम में लिया जाता होगा, है ना। अब ये देखिए ये भी एकदम पत्थर का नोकीला बनाया गया है। ये किसी को मारने के काम में, किसी चीज़ में खोपने के काम में ये चीज़ आता होगा। लेकिन इन सब में आप एक चीज़ गौर करें, इनके हाथ के आकार के साइज़ के अनुसार ही बनाए गए हैं, जो एकदम इन्हें क्या है, एक देखिए आप इनकी पकड़ देखिए, औजार जो ये लोग बना रहे हैं इनकी पकड़ देखिए, इनकी पकड़ कितनी मजबूत है।
और इस समय जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे या आदिमानव जो लोग थे, तो इनके समय में वास्तुकला का विकास हुआ नहीं था, इन किसी प्रकार के भी कला का विकास नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि अगर इनकी कला को समझना है, इनकी क्रिएटिविटी को समझना है, इनकी सृजनात्मकता को समझना है, तो हम इनके हथियारों को देखकर ही ये समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना आगे का विकास किया था, इनकी कला क्या थी, इनका आर्ट क्या था। तो आर्ट इनका जो भी था वो सारी की सारी चीज़ें हमें हथियारों में ही देखने को मिलती है। आप ये देखिए, इन्होंने ये देखिए एक दो लकड़ी है ना, ये एक लकड़ी हो गई, इसके नीचे एक लकड़ी है और बीच में ऐसा धारदार दांत वाला है ना, ये दांत वाला देखिए पत्थर घुसा करके इन्होंने आड़ी का काम निकाला होगा। ये उस समय के आड़ी के रूप में है। देखिए ये अभी आधुनिक आड़ी ऐसा होता है ना, अभी का तत्काल आड़ी ऐसा होता है, ये उस समय के आड़ी के रूप में ऐसा काम ये आने वाला आ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये कह सकते हैं कि उस समय का आड़ी रहा होगा। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ये किस प्रकार से वी कट में है ना, वी कट भी बोल सकते हैं इसे। तो ये एक तरह का हथौड़ा भी है और इसका एक तरफ से आप देखें इसे क्या किया गया, लकड़ी में फिट किया गया। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ लकड़ी में इसे फिट किया गया है। तो इसका एक तरफ का मुंह चौड़ा है और दूसरी तरफ का मुंह पतला है, यानी दो तरह के कामों में इसे लिया जा सकता है। पहला तो ये किसी चीज़ को ठोकने में या किसी चीज़ को मारने में, है ना, ठक ठक की आवाज़ हैमर के रूप में ले सकते हैं। और ये किसी नोकीले चीज़ को मारने में या नोकीले चीज़ का जिन भी चीज़ों में काम होता है उस चीज़ के लिए किया जाता होगा। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन एकदम, आप इमेजिन कीजिए कि उस समय जब हम लोग रहे होंगे तो इस समय की टेक्निक कितनी विकसित इन लोगों ने हथियारों को जो बनाना शुरू किया है वह हमारी आज के औजारों से कितने मिलते जुलते हैं। ये किसी चीज़ को नोक या किसी चीज़ में छेद करने के लिए बनाया जाता था, ठीक है ना, ये छेद करने के लिए है। तो इससे किसी भी चीज़ में आप छेद कर सकते हैं। देखिए ये जस्ट लाइक ड्रिलिंग मशीन का काम करता था। हालांकि ड्रिलिंग मशीन तो आज बहुत आधुनिक चीज़ है, आसानी से छेद हो जाता है। ये इस समय ये पकड़ के इसे 4-5 बार इस तरह से ऐसे 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 घुमाना पड़ता होगा, कस के ऊपर से दबाव डालते हुए, तभी जाके नीचे किसी चीज़ में भी ये छेद करना चाहते होंगे तो छेद हो सकता होगा। तो इन लोगों ने अपनी समझ के आधार पर जो भी चीज़ें बनाई हैं दोस्तों, वो सारे के सारे औजार या सारे के सारे जो भी उपकरण बनाए हैं वह सब पाषाण यानी कि पत्थर के ही बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो सारे के सारे औजार किसके बने हैं, पत्थर के बने हैं, पाषाण के बने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि आदि मानव द्वारा प्रयुक्त औजार, ये यानी ये सब औजार आदि मानव प्रयुक्त करते थे। आइए इनके औजारों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यहाँ बताता है दोस्तों कि औजार एवं हथियार चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा अन्य कई कामों में इस्तेमाल होता था। चकमक पत्थर कठोर है परंतु इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते हैं। यही देखिए, यही चिप्पड़ निकला हुआ है, ये सब जो है ना, ये सबको चिप्पड़ कहते हैं, ये सब चिप्पड़ है। तो ये सब चिप्पड़ निकल जाने से क्या हो गया कि उनका शेप आ जाता है, एक आकार आ जाता है, और फिर आकार आने के बाद हम उस आकार के अनुसार उससे काम ले सकते हैं। इसलिए इसे तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थर का औजार हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है दोस्तों। इस तरह की कुछ चीज़ें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों और नदियों में मिली है, ठीक है। जैसे कुछ स्थानों में इस तरह की चीज़ें मिली हैं। ये सब औजार हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त तो हुई है, तभी हम इस बुक में ये सब पिक्चर्स को देख पा रहे हैं, खुद से तो नहीं बनाए हम लोगों ने। तो ये हमें मिली हैं। तो कुछ स्थानों में कैसे, कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डी से भी औजार बनाए जाते थे और हथियार बनाए जाते थे। यानी कश्मीर घाटी में जब रिसर्च हुआ, जब खुदाई हुई, तो वहाँ से जानवरों के, जैसे ये तो जो भी हथियार बने हैं या जो भी औजार बने हैं ये केवल और केवल पाषाण के हैं, पत्थर के हैं, ठीक है। लेकिन कुछ औजार और हथियार ऐसे भी बने हैं जो हड्डी के हैं, ठीक है। और वो किसके हड्डी के हैं, तो वह जानवरों के हड्डी के भी औजार बनाए जाते थे। उस समय औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते थे उससे इन्होंने क्या बनाया, हथौड़े बनाए, कुल्हाड़ी बनाई, वसूले बनाए जाते थे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था, है ना, ये क्या है, ये आपको हथौड़ा है ना। उसी तरह ये आप ये देख सकते हैं, आड़ी बनाया इन लोगों ने, ये छेद करने वाला बनाया इन्होंने। ये जो आता था किसी चीज़ का खाल उतारने के काम आता था, जानवरों का शिकार करने के बाद खाल इसी औजार से उतारा जाता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने आसानी, और ये सब देख रहे हैं आप, मुट्ठी में भी आसानी से आ रहा है ना। तो जो जिसका ग्रिप भी बहुत मजबूत है, जिसे आसानी से आप काम में ले सकते हैं, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। पत्थर के टुकड़े जैसे आदमी के मुट्ठी में आ सकते थे। हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और वसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मूठ वाली कुल्हाड़ियों से पेड़ की टहनियाँ काटी जाती थी।
अब जैसे देखिए पैर की टहनियाँ बिना मूठ वाले, ये जो है इसमें मूठ लगा है ना, ये क्या है, मूठ पूरा लगा हुआ है, मतलब हैंडल लगा हुआ है। हैंडल लग जाने से क्या होता है, किसी भी औजार को चलाने में आसानी होती है। लेकिन कुछ औजार ऐसे भी थे जो बिना मूठ वाली, जैसे ये देखिए, ये डायरेक्ट हम लोगों को क्या है, हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, ये क्या है, हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, ये क्या है, हाथ से पकड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी चीज़ में मूठ लग जाती है, जैसे देखिए यहाँ मूठ लग गया, यहाँ हैंडल लग गया, तो ये लग जाने से उन औजारों के काम करने के तरीके में और आसानी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। बाद में उन्हें डंडे से रिप्लेस कर दिया गया है ना, बाद में उन्हें डंडे से बांध दिया गया तथा उसकी शक्ति और बढ़ गई है ना। अगर एक होता है कि डायरेक्ट औजार को लेकर आप हाथ से मारिए, जैसे अगर हैमर है, हम जानते हैं हैमर इस टाइप का कुछ दिखता है ना, टी आकार का होता है। तो अगर हैमर को आपको हम ये सिर्फ ये वाला पार्ट दे दें जो आयरन का होता है, लोहे का होता है, आपको बोला जाए कि आप इससे कोई कील ठोकिए, है ना, तो आप इससे ठोकें, और एक बार ये हैंडल लगा के, ये मूठ लगा के दे दिया जाए और बोला जाए इससे ठोकिए, तो क्या होगा, इस हैमर की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक अच्छा ग्रिप मिल गया है और आप आसानी से पुट कर सकते हैं, तो एक फोर्स लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर को मारने, ज़मीन खोदने, लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। जब औजार बन गया तो अब इन्हें किसी चीज़ पर पत्थर को औजार बनाने के लिए घिसना नहीं पड़ता था, है ना। अब हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने में, हाथ से किसी चीज़ को काम करने में दिक्कत। अब जैसे देखिए ये जो पूरा औजार है, इसका हाइट देखिए आप कितना है। मान के चलिए कि एक पूरे मुट्ठी भर अगर इसका हाइट है, तो इसे कस के पकड़ेंगे तो ही तो किसी चीज़ को ज़ोर से प्रेस करेंगे तो उसका काम करेगा, अगर हल्के से करके तो कर नहीं सकते हैं। तो आप देखिए इस पत्थर के औजार का अधिकांश भाग तो हाथ के अंदर ही चल गया, निकला हुआ कितना भाग है, बस इतना। तो यानी काम हथियार से काम लिया भी जा सकता है कितना, बस इतनी सी पार्ट का। लेकिन अगर इसी चीज़ में इस तरह का अगर कोई डंडा का प्रयोग कर दिया जाए, किसी हैंडल का प्रयोग कर दिया जाए, तो इसकी शक्ति में क्या हो जाएगा, यहाँ से आप पकड़ेंगे तो इसकी शक्ति में इजाफा हो जाएगा, और अब जो चीज़ इतना अंदर घुसने का था, अब ये इतना अंदर घुस सकता है ना। तो इसकी शक्ति में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो और हम लोग इसकी शक्ल भी दे सकते हैं, किसी चीज़ को शक्ल मतलब किसी भी औजार की शक्ल दे सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़े के छीलन के कतरन होते थे, है ना। यानी पत्थर का जो ये सब जो छोटा छोटा पत्थर का जो शेप बनाया गया जिससे औजार में हम लोग काम ले रहे हैं, ये हमेशा क्या होते थे, बड़े पत्थरों के टुकड़े या छीलन होते थे, ठीक है। इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उनमें पतली धार आ जाती थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जितने भी औजार बने हैं इनमें पतली धार है। ये तो चूँकि 3D मैप है नहीं, अगर आप इसे इमेजिन करने की कोशिश करें तो इसका बाउंड्री देखिए, इतना ही जिस तरह ये आगे से इतना खुरचनी से उतारा गया है इसका परत, उसी तरह इसके पीछे की साइड से भी इतना ही उतारा गया है और इसे बिल्कुल नोकदार और पतला बना दिया गया है, ठीक है, ताकि हम इसे किसी भी चीज़ से इसका काम छीलने में ले सकें, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ कि उन्हें पतली और धार आ जाती थी, और तब बारीक काम के लिए चाकू या खुरचनी के रूप में इनका उपयोग हो जाता था। तो इनका काम चाकू या खुरचनी के रूप में हम लोग उपयोग में ले सकते थे, है ना। और उन्हें नोकदार बनाकर तीर और भाले के रूप में बांध दिया जाता था। अब जैसे ये नोकदार बन गया है तो इसे हम लोग तीर या भाले के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी के साथ इसे बांध दिया तो इसे तीर या भाले के रूप में इसका उपयोग हम लोग ले सकते हैं, है ना। और कुल्हाड़ी के रूप में तो ले ही रहे थे। पानी की सुविधा के लिए खाद्य संग्राहक प्राय नदी के झरने के किनारे रहते थे। चूँकि इनके पास पानी का दिक्कत था, इन्हें पानी चाहिए था, और चूँकि पानी हर जगह मिलेगा नहीं, तो ये लोग, चूँकि खाद्य उत्पादक ये लोग थे नहीं, कृषक ये लोग थे नहीं, ये लोग तो अभी बर्बर थे, कोई चीज़ जानते नहीं थे, बस केवल एक नया जानकारी हुआ था आग की, और आग के जानकारी के साथ साथ ये लोग पत्थरों के औजार बनाने सीख चुके थे, बस इतनी ही जानकारी हो पाई थी अभी तक इन्हें। तो ये लोग पानी की तलाश के लिए ये लोग हमेशा जहाँ भी अपना डेरा डंडा डालते थे तो नदी या झरने के किनारे ही डालते थे, ताकि इन्हें जो भी पानी की दिक्कत हो वो पानी के किनारे रहें, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कपड़े। तो ये आदि मानव लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे दोस्तों। तो आदि मानव लोग जो होते थे, कपड़ों के बारे में कोई अधिक जानकारी हमें है नहीं, ठीक है, और कोई कठिनाई भी इन लोगों को होती नहीं थी। बस इतना है कि गर्मी के मौसम में ये लोग बिना कपड़े के ही रह जाते थे, और बरसात या ठंड के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल या बड़े पत्ते कपड़े के रूप में जो है ना काम में ये लोग ले आते थे। बदन पर लपेटे गए 1 या 2 चर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त ही होते थे दोस्तों।
अब बढ़ते हैं इनका स्थिर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। अब तक तो ये घूम फिर कर ही जीवन जी रहे थे दोस्तों, शिकार करके ये लोग खाना खा रहे थे और जंगलों से जो भी पौधों से जो भी प्राप्त हो रहा था ये लोग उससे काम लिया करते थे। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि स्थिर जीवन इनके जीवन में कैसे आया। जैसे जैसे आसपास की वस्तुओं का अधिक से अधिक ज्ञान इन्हें होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने में इनकी लालसा बढ़ती गई, है ना, इनकी लालच और बढ़ गई। अब आग का भी आविष्कार हो गया है, जब ये कच्चा मांस खा रहे हैं तो अब ये क्या करने लगे, पक्का मांस खाने लगे। पहले ये लोग नग्न अवस्था में रहते थे, अब ये लोग पत्ते के रूप में, मृग चर्म के रूप में और भी बहुत सारे चीज़ों के रूप में, जिस भी तरह से इन्हें मिले, है ना, पशुओं के खाल, जानवरों के खाल के रूप में अब ये लोग वस्त्र पहनने लगे हैं। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खोज था पौधे उगना और अन्न पैदा करना, है ना। अब तक ये जो भी चीज़ था ये लोग प्रकृति द्वारा जो भी उत्पादन होता था, प्रकृति जो इन्हें देती थी, वे उन्हीं पर आश्रित रहते थे। लेकिन अब ये खुद से कृषि करना, पौधे उगाना और अन्न पैदा करना, खेती करना अब इन्होंने शुरू कर दिया। ये लोगों ने किया क्या, भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं, ठीक है, यह कृषि की शुरुआत थी। ठीक है, इन्हें ज्ञान हुआ कहीं से कि अगर हम भूमि में बीज डालते हैं और हल्का सा पानी दे दे तो यहाँ से बीज पौधे उग जाएंगे। तो इन्हें मालूम चला कि अच्छा कृषि ऐसे हो सकती है, इसका मतलब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक जगह खा के किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं तो फिर से वहीं पे कृषि की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि उन्हें अब भोजन की तलाश में एक जैसी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं रह गई, चूँकि अब इन्हें पता चल गया कि अब हम आसानी से कृषि कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, जो चीज़ खत्म हो गया उन्हें फिर से उत्पादन करके ला सकते हैं। उन्होंने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब जब वो खेती करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो इन खेती को देखभाल भी करना पड़ेगा, क्योंकि खेती को देखभाल की जरूरत हो पड़ी है। जब खेती की देखभाल की जरूरत पड़ती है, तब अभी लोग क्या करेंगे, ये लोग अपना एक डेरा डंडा डालेंगे, एक घर बनाएंगे, स्थिर जीवन शुरू करेंगे। चूँकि ये लोग ऐसा तो है नहीं कि बीज बो के अब ये लोग चले गए अपना कहीं और बाद में आके देख रहे हैं खेती हुआ कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए अगर इनका खेत यहाँ है, फसल यहाँ है, तो अब ये क्या करेंगे, अपने पशुओं को भी अपने घर के नज़दीक ही रखेंगे, जहाँ खुद रहेंगे वहीं पशु को बांधेंगे। ठीक है, तो अब इनके जीवन में क्या हो गया, स्थिर जीवन आ गया। अब ये किसानों की तरह जीवन जीने लगे, खेती करने लगे और वहीं खेती की देखभाल करने के लिए खुद भी रुकना पड़ा। जब रुकना पड़ा तो इनके जीवन में क्या आई, स्थिरता आई, है ना। जीवन पद्धति में यह परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों और विभिन्न कालों में हुए। ठीक है, हमारे देश में अधिकांश स्थानों में यह परिवर्तन आज से करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले हुए थे दोस्तों। दोस्तों अब इसके आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वीडियो में आएगी। लगातार हमारे साथ 6 से 12th क्लास की ओल्ड NCERT कंप्लीट करने के लिए बने रहिए। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये NCERT बुक्स, इतिहास अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं आपको इसे आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।